पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से स्वीकृति वापस ले ली, यानी कि रेटिफिकेशन खत्म कर दिया। रेटिफाई करते हैं ना ट्रीटी, जैसे कि हमने कोई ट्रीटी साइन करनी है, अब हमने कह दी हाँ हाँ साइन करेंगे, वो बात अलग होती है। साइन कर लेना, जो जब साइन कर लेते हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम उस पर पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, बाधित हो जाएंगे। तो रशिया ने ये ट्रीटी साइन कर ली थी। अब पहले तो हमें ये पढ़ना जरूरी है, समझना कि न्यूक्लियर बैन टेस्ट बैन ट्रीटी है क्या। तो ये है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। टेस्ट बैन ट्रीटी मतलब आप न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो वॉर में या अदरवाइज किसी भी तरह से यूज नहीं करेंगे, यू हैव टू कंप्लीटली बैन इट। ठीक है, ये साइन करवाई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, बनाई थी 1996 में। और इसे बेटा ना तो यूएस ने रेटिफाई किया था और ना ही इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ने रेटिफाई किया था। क्यों इस ट्रीटी के को सभी मतलब साइन नहीं कर रहे हैं? 187 कंट्रीज ने ये साइन की है। ठीक है, 187 कंट्रीज ने साइन कर लिया, लेकिन ना तो इंडिया ने किया है, ठीक है, ना चाइना, ना ही पाक, ना यूएसए, और अब देखो रशिया ने भी इस पे से वापस कर ली है अपनी स्वीकृति। ठीक है, तो टेस्ट बैन ट्रीटी का इसका पर्पस क्या था कि जो न्यूक्लियर वेपन है, यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन फॉर मिलिट्री और नॉन मिलिट्री रीजंस, मतलब जो न्यूक्लियर वेपन है वो मिलिट्री और नॉन मिलिट्री रीजंस की वजह से जब यूज करते हैं उस यूज को ना किया जाए। ठीक है, उसको एक तरह से क्या करते हैं कि खत्म कर दिया जाए। न्यूक्लियर वेपन आपके पास है बट यू वांट यूज इट, या फिर उसके टेस्ट पर भी बैन लग गया था। ठीक है, और इसी की वजह से जब हमने 1998 में टेस्ट किया था न्यूक्लियर का पोखरन में, तो यूएस ने हम पे सैंक्शन लगाए थे। ठीक है, याद होगा पोखरन में न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था हमारा, उस पे इन्होंने सैंक्शन लगाए थे। तो ये चीजें याद रखने योग्य हैं कि हमने साइन नहीं किया है, एक तो इंडिया ने, कितनी कंट्री ने साइन किया है, कब बना था 1996 में, और अब हाल ही में रूस यानी कि रशिया ने इससे विड्रॉल कर लिया है। ठीक है, और यूएस ने ये पहले ही साइन नहीं की थी, तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि हम भी इसको साइन करें। ठीक है, और इवन नॉर्थ कोरिया ने भी ये ट्रीटी साइन नहीं की है। ठीक है, तो जिस कंट्री ने हाल ही में निकली है तो वो तो रशिया है, सीधा क्वेश्चन तो ये बनता है। बट बेटा वो क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में रशिया ने विड्रॉ कर लिया न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से, तो ये कब बनी थी, किसने बनवाई थी? तो 1996 में बनी थी, और यूएनजे ने इसे पास करवाया था। कब? जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में इन्होंने इसे पास करवाया था। ठीक है, इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। और इंडिया ने किया है रेटिफाई, नहीं किया है? नहीं, हमने साइन नहीं किए। क्यों करे भाई हम साइन, हमारे पड़ोसी तो साइन कर नहीं रहे हैं। ठीक है भाई, चाइना ने नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया, और हम करके बैठ जाए, कल को ये लोग हम पे हमला कर दें तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे ना। तो इसलिए हमने नहीं की साइन। जब चाइना पाकिस्तान साइन कर लेंगे हम भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें याद रखना। नेक्स्ट है, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो बेटा सुनामी अवेयरनेस डे जो है ये 5 नवंबर को एवरी ईयर मनाया जाता है। मैंने बताया था कि सुनामी क्या होता है, इवन इफ इट इज कंसीडर इट इज एज अ सी, तो सुनामी आर हाईएस्ट वेव। ठीक है, ये बहुत हाईएस्ट और हाईएस्ट स्पीड के साथ जो है वेव होती है जो लैंड की तरफ जाती है, और कोस्टल एरिया में ये मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देती है। ठीक है, ये हाईएस्ट वेव होती है जिनको सुनामी कहते हैं। अब सुनामी आ कैसे जाती है, क्या कारण है सुनामी का? तो बेटा सबसे बड़ा कारण जो है अर्थक्वेक इन द इस एरिया। अगर इस एरिया में अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक की जो वेव चलती है वो इस पानी को ऊपर उठा देंगी, यानी कि ओशन को, और उसकी वजह से उस एरिया में सुनामी आ जाएगा, तो अर्थक्वेक हो गया। नेक्स्ट है
हाँ, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से आता है। अब दूसरा इसमें एक और कारण है बेटा, सबसे बड़ा वोल्केनो। अगर इस एरिया में वोल्केनो है और वो वोल्केनो विस्फोट करने लगा अचानक से, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी हो जाएगी और उसकी वजह से भी सुनामी आती है। और अब एक और कारण भी है बेटा, न्यूक्लियर टेस्ट। बहुत बड़ा कारण है न्यूक्लियर टेस्ट। जब ये भी न्यूक्लियर टेस्ट अंडर वाटर करते हैं तो सुनामी आने के पूरे चांसेस है। और तुम्हें पता ही है कि ये जो नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है किम जोंग उन, ये अंडरग्राउंड करता है, वो इसमें करता है सी में। और सी में करना सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहां पे अंडरलाइन जो एडजॉइनिंग एरियाज है वहां पे सुनामी आने के चांसेस है। ठीक है, तो ये सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है एवरी 5 नवंबर को। सुनामी के जो कारण है वो नेचुरल भी है, एंथ्रोपोजेनिक भी है। नेचुरल में तो बेटा अर्थक्वेक आ जाएगा, वल्केनो आ जाएगा, बट एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मानव निर्मित कारण क्या क्या है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे थे, मानव निर्मित। हाँ, कॉजेज में अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड से भी आ जाता है, और न्यूक्लियर टेस्ट मैं बताई चुकी हूँ, अर्थक्वेक और एक और माइनर सा कारण है, ये बहुत कम होता है वैसे, मीटियोर और एस्टेरॉइड्स। तो न्यूट्रॉइड्स और एस्टेरॉइड तो बहुत कभी कभी का है, मतलब कभी हो गया, हाँ 300-400 साल में एक बार हो गया ऐसे। अभी तक तो हमने सुना नहीं है, बट हाँ है। मतलब सुनामी तो नहीं आई थी लेकिन इंडिया में है। तुमने लोनार लेक सुना है? मैंने बताया हुआ है कभी पहले। महाराष्ट्र में एक लेक है, उसका नाम है लोनार लेक। ऐसा माना जाता है कि वो एस्टेरॉइड्स आके टकराए थे, उसकी वजह से जो डिप्रेशन क्रिएट हो गया, तब ये लोनार लेक बनी। और ये ना कलर चेंज करती रहती है, ये ब्लू कलर की नहीं है, इसका कलर कभी पिंक हो जाता है और कभी ब्राउन हो जाता है और कभी ये ग्रीन कलर की हो जाती है। इसका नाम है लोनार लेक, महाराष्ट्र में मीटियोर लेक है। ठीक है, तो ये कभी कभी का फिनोमेना है। अब सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव सुनामी कब कब आई है पता है तुमको? सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव सुनामी जो आई है बेटा 2004 में, कहाँ पर आई थी, किस एरिया में आई थी? असम? नहीं, 2004 में जो सुनामी आई थी, असम वाला एरिया नहीं डूबा था उसमें? एक मिनट में बता रही हूँ, 2004 में एक सुनामी आई थी और वो बहुत भयंकर सुनामी थी। हाँ, 2004 में जो सुनामी आई थी, ये कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार आइलैंड में आई थी। और ये अर्थक्वेक की वजह से आई थी बेटा। ओशन में जब अर्थक्वेक आया था, ओशन में, तो उसकी वजह से आई थी। ठीक है, ओशन में अर्थक्वेक की वजह से ये सुनामी आई थी। और ये आई थी, एपिसेंटर जो था इसका सुमात्रा इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया से चली थी ये, और इंडिया इंडिया तक भी ये आई थी। इंडिया में किस एरिया में ये आई थी? केरला की तरफ। एक वो भी मुझे याद आ रहा था, अरुणाचल में शायद वो फ्लड होगी, मुझे ऐसे याद आ रहा है। तो ठीक है, तो ये आई थी 2004 में अपने इंडिया में, और ये इंडोनेशिया की तरफ आई थी। और क्योंकि इंडोनेशिया हमारे पास है, तो ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ केरल तक भी आ गई थी। ठीक है, और काफी डिस्ट्रक्शन करा था इसने। और एक जापान की सुनामी है, सुनामी वर्ड ही जापान से आया है क्योंकि जापान में सुनामी आती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है, हाल ही में ईस्टर्न स्काई एक्सरसाइज कहाँ आयोजित की गई? तो ईस्टर्न एक्सरसाइज जो है, स्काई एक्सरसाइज, ये शिलोंग में आयोजित हुई है। किसने आयोजित करवाई है ये हमें याद रखना है। तो ये करवाई है एयरफोर्स ने आयोजित। ठीक है, ईस्टर्न स्काई। हाँ, जो इंडोनेशिया में मैं बात कर रही हूँ 2004 में जो आई थी, उसमें कम से कम 2,27,000 लोग मारे गए थे। ये वाली सुनामी में 2,27,000 के करीब लोग
उनकी डेथ हो गई थी, जो इंडोनेशिया में 2004 में आई थी, और ये हमारे केरल तक भी आई थी, इंडिया तक। ठीक है, तो इसमें हो गया ये। और हाँ, एयरफोर्स ने ऑर्गेनाइज करवाई है बेटा, हमारी इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्गेनाइज करवाई है ईस्टर्न स्काई एक्सरसाइज, जो कि शिलोंग में हुई है, और conducted its annual command level exercise eastern sky from October 30 to November 5। ये अक्टूबर 30 से नवंबर 5 तक चल रही है, और इसमें जो हमारी इंडियन की स्पेशल फोर्स है जिसका नाम हमने लिखा है गरुड़ा, तो गरुड़ा जो है इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स है गरुड़ा, और इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसे याद रखना है कि किसने कराया है। और एक्सरसाइज का मतलब यही होता है कि वर्चुअली, या कह सकते हैं कि फ्यूचर में आने वाले जो भी खतरे हैं उनके लिए तैयार हो सके। ठीक है, तो एक्सरसाइजेस का मतलब यही होता है कि आप प्रिपेयर रहें। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो बेटा आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उनको नियुक्त किया गया है, इनका नाम है मनोरंजन शर्मा। ठीक है, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो अब वो है गवर्नर, उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। ठीक है, याद रखना, वन वर्ड में आराम से आते हैं ये क्वेश्चन। और आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अब बने हैं मनोरंजन शर्मा। ठीक है, नाम ही पूछेंगे नियुक्ति में और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, इन्होंने इन्हें अपॉइंट कर लिया है। और प्रवीण मधुकर पवार जो है, ये भी याद रखो, सीबीआई के जो डायरेक्टर अभी बने हैं उनका नाम है प्रवीण मधुकर पवार। ठीक है, ये सीबीआई के अपॉइंट हुए हैं। और ये कौन है? ये आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है, सीबीआई में ज्यादातर बेटा आईपीएस और आईएएस ही मिलेंगे तुमको, आईपीएस ही मिलेंगे मतलब। ठीक है, मधुकर पवार ये बने हैं अभी सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर। ठीक है, नाम याद रखना है इनका। नेक्स्ट है, किस देश में हाल ही में चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से एग्जिट कर लिया है, निकल गया है? कौन? फिलीपींस। तो मैंने तुमको बताया था बेटा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है। ठीक है, अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अगर तुमको याद नहीं है तो आई वुड लाइक टू टेल यू अगेन। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, ये है कि चाइना अपने आप को यूरोप से कनेक्ट करना चाह रहा है, अपनी कंट्री को, वाया सी और वाया रोड। ठीक है, सी से जब ये वो करेगा कनेक्ट तो ये क्या कहलाएगा? बेल्ट, और जब ये रोड के थ्रू कनेक्ट करेगा तो क्या कहलाएगा? रोड। अब मैं तुम लोगों को बताती रहती हूँ, इस चीज को याद रखा करो। चलो इतना ही, हमारे लिए इतना ही मैप काफी है, बिकॉज यहाँ जगह कम है बताने के लिए बस। तो बेटा यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया, इधर इंडोनेशिया, सुमात्रा और ये है, यहाँ ब्रुनेई है। ठीक है, इधर यहाँ कहीं पे ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है, और इधर यहाँ पे न्यूजीलैंड है। ठीक है, इनसे हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न इस एरिया में। फिर यहाँ पर ये चाइना कहता है इसको साउथ चाइना सी, इसको कहता है ये साउथ चाइना सी। अब यहाँ पर लेकिन बेटा एक आध कंट्री नहीं है, यहाँ पे काफी सारी कंट्री है, जैसे कि यहाँ पर तो ये हो गई जापान वगैरह, यहाँ पर जापान है। ठीक है, ये अब यहाँ पर जो कंट्री है, यहाँ पर है फिलीपींस, छोटे छोटे आइलैंड है फिलीपींस के। तो फिलीपींस इसका पहले पार्ट था इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, लेकिन अब फिलीपींस ने एग्जिट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर एक स्कॉरबोरो जगह है, स्कॉरबोरो, तो उस आइलैंड को लेकर फिलीपींस और चाइना के बीच में विवाद रहता है। ठीक है, अभी हाल ही में क्या किया था चाइना ने, जो यहाँ पे स्कॉरबोरो में एक रोप लगा रखी थी इन्होंने, बहुत बड़ी
फिलीपींस ने उस स्कार्बोरो की जगह पर, तो उस रोप को चाइना ने हटा दिया। मतलब इन्होंने एक तरह से सी में एक वो बना रखा है बॉर्डर, ठीक है, कि इस रोप के आगे नहीं आ सकता कोई। तो वो रोप जो है चाइना वालों ने काट दी थी कि ये हमारा एरिया है। मतलब चाइना क्लेम करता है कि पूरा जो सी है ना ये हमारा है, ठीक है, पूरा सी। कौन सा वाला? साउथ चाइना सी। तो उसकी वजह से फिलीपींस और चाइना में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। उस विवाद के चलते इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से एग्जिट कर लिया कि हम नहीं है पार्टी। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में क्या है, तो यहाँ पे बेटा श्रीलंका का और मालदीव्स वगैरह का एग्जाम्पल मैं तुम्हें देके बताती हूँ। चाइना क्या करना चाहता है, इस रूट से यहाँ से ये जोड़ेगा, इसे जोड़ेगा, फिर इसे जोड़ेगा, और यहाँ से इसका जो मेन पर्पस है यहाँ से जाने का, और यहाँ से जाएगा सी के थ्रू यूरोप। मतलब इनका सामान इस जगह से सी के थ्रू यूरोप तक जाएगा, इसे तो कहेंगे बेल्ट। और जब यहाँ से चाइना से होकर के ये मिडिल ईस्ट तक, सेंट्रल एशिया, और यहाँ से जाएगा वाया रोड बनाया जाएगा पर्टिकुलरली जहाँ से इनका ट्रेड होगा, तो इसे कहेंगे रोड इनिशिएटिव, ठीक है। इंडिया इसके बिल्कुल भी क्या है, पक्ष में नहीं है, ठीक है। ये वाला कॉरिडोर ये बनाने की सोचते हैं चाइना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंडिया इसके फेवर में नहीं है। हम इसलिए फेवर में नहीं है क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी पार्टी है। अगर यहाँ से रोड निकालेंगे पाकिस्तान भी एरिया साथ में आएगा, सेंट्रल एशिया वाला पार्ट भी साथ में आएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, हमारे लिए भी खतरा है, हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। तो अभी फिलीपींस ने यहाँ से बाहर कर लिया। अब तुम्हें कहानी पता होनी चाहिए क्यों बाहर हो गया फिलीपींस, क्या कंसर्न थे फिलीपींस के। तो फिलीपींस का कंसर्न ये है बेटा, यहाँ के जितने भी आइलैंड है ये कहता है चाइना की ये सब हमारे हैं, साउथ चाइना सी हमारा है। और वहां पे ऐसा नहीं कहता ही कहता है, मिलिट्री है इनकी, वहां पे बेस है, नेवी है, इन्होंने छोड़ी हुई है वहां पे नेवी वगैरह, ठीक है। तो ये एंटर भी नहीं करने देते वहां पर। अगर चाइना चाहे ना तो ये जगह ब्लॉक कर सकता है, हमें भी, हमारे शिप भी अंदर नहीं जाएंगे यहाँ से, ना जापान तक जा पाएंगे ना फिलीपींस तक। तो ये इतना पावरफुल है, तो फिलीपींस याद रखना ना। हाल ही में सीबीएसई का नया कार्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो देखो सीबीएसई की फुल फॉर्म तुम्हें पता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई। तो सीबीएसई हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, इसका नया ऑफिस ओपन होगा यूएई में। कहाँ पर? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। वहां पर इसका नया कार्यालय अभी ओपन होने जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बस नाम ही याद रखना है, सीबीएसई तो तुम्हें पता ही है, और क्या पर्पस होगा वो भी तुम्हें पता है, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है सीबीएसई का कार्यालय वहां पे बनेगा। तो वहां पे इंडियन डायस्पोरा जो है रह रहा है, उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और अगर मुझे कुछ कोई हाइलाइट्स दिखती है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बहुत अच्छा सा मैप है, मैं तुम लोगों को सेंड करूंगी कि चाइना किस किस जगह से करना चाहता है। सीबीएसई यूएई में ओपन करेगा। अभी बेटा यूनियन जो मिनिस्टर है एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, वो, और इन्होंने अभी वहां पर मीटिंग की थी और यूएई के डिप्लोमेट्स के साथ, और उसके बाद इन्होंने यूएई में वहां पर ऑफिस खोलने के लिए वो किया है, ठीक है, प्रस्ताव रखा है, और यूएई ने ये एक्सेप्ट कर लिया है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी सेलिंग चैंपियनशिप रगट्टा कहाँ आयोजित की जाएगी, तो भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी जो सेलिंग चैंपियनशिप होने जा रही है ये महाराष्ट्र में होने जा रही है, और महाराष्ट्र में इसका नाम क्या है, रगट्टा, रेगट्टा जो भी है, ठीक है, रेगट्टा ही है। तो बिगेस्ट सेलिंग रेगट्टा जो है इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप जो है ये 5 नवंबर से 9 नवंबर तक चलेगी, और ये सेलिंग चैंपियनशिप है। सेलिंग का मतलब क्या है, कैसी चैंपियनशिप होगी, ये कैसी चैंपियनशिप होगी, ये बोट की चैंपियनशिप है, ठीक है, नेवी की बोट की चैंपियनशिप है, ठीक है, रेगट्टा जिसका नाम है, और ये इंडियन नेवी की सबसे बड़ी चैंपियनशिप है जो कि महाराष्ट्र में 5 नवंबर से 9 नवंबर तक ये आयोजित की जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट इन द वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। कब मनाया जाता है? ये पूरा नाम याद रखना क्योंकि यूपीपैट में बहुत खतरनाक क्वेश्चन आए हैं अब की बार, ठीक है। और तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये ऐसे क्वेश्चन भी तैयार रखो, ऐसे नहीं एक वर्ड के लिए तैयार रहोगे, पूरी कहानी याद रखो। तो इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट 5 नवंबर को मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑर्गेनाइज किया था 5 नवंबर 2001 को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ड्यू टू वॉर, आर्म कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एनवायरनमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत 6th कॉन्सुलेट किस देश में स्थापित करेगा? बेटा कॉन्सुलेट क्या होता है? व्हाट इज कॉन्सुलेट? व्हाट इज एम्बेसी? हैव यू एवर हर्ड अबाउट एम्बेसी? व्हाट इज एम्बेसी? कहते कि हमारी इंडियन एम्बेसी है, हमारी इंडियन एम्बेसी। जैसे कि अभी कतर में हमारे 8 उनको वो दिया है डेथ सेंटेंस, तो अब कौन करेगा इसमें? किसका रोल रहता? अगर हमें वहां से भी निकालने होते, जैसे इजराइल से हमें भी निकालने थे अपने वहां से पैसेंजर जो हमारे यहाँ से सिटीजन गए हुए थे, तो किसको वो करते हैं हम कांटेक्ट? रैंडम तो किसी को करते नहीं है। तो एम्बेसी और कॉन्सुलेट दो अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों को समझो। एम्बेसी का मतलब है हमारी गवर्नमेंट के ऑफिशियल का ऑफिस उस कंट्री में है। इंडियन एम्बेसी का मतलब हमारे ऑफिशियल वहां पर उस कंट्री में है। जैसे कि कनाडा की एम्बेसी इंडिया में है, इट मींस कि कनाडा के जो स्टूडेंट अगर यहाँ पर हैं, कनाडा में रहने वाले जो यहाँ पर हैं, उनके लिए, उनको यहाँ से निकालने के लिए, या कभी यहाँ पर कोई हालात ऐसा बन जाते हैं किसी कंट्री में कि कनाडा के सिटीजन वहां फंसे हुए, तो कनाडा की एम्बेसी डायरेक्टली गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव होती है और वो उनके लिए काम करेगी। कॉन्सुलेट का अलग कॉन्सेप्ट है बेटा। एम्बेसी आपको वीजा नहीं इशू करती, कौन इशू करता है वीजा? कॉन्सुलेट, ठीक है। अगर आप ये सोचो कि इंडियन एम्बेसी वीजा देगी, इंडियन एम्बेसी वीजा का कोई काम नहीं लेती, ये कॉन्सुलेट करता है ये काम। एम्बेसी गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ, अगर आप प्रॉब्लम में हैं कि आपके मतलब वीजा में कुछ भी ऐसा कुछ XYZ प्रॉब्लम आ रहा, तो एम्बेसी को कांटेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन किस केस में? जब आप ज्यादा डेंजर में है। बाकी कॉन्सुलेट का काम होता है ये वीजा इशू करता है, ट्रैवल परमिट वगैरह ये सब दिलवाता है। तो अभी हमारा यूएसए में सियाटल में 6th कॉन्सुलेट ओपन होने जा रहा है, ठीक है। इंडिया का 6th कॉन्सुलेट, यानी कि यूएस में 6th। यूएस में पहले ही हमारे 5 कॉन्सुलेट है और अब ये 6ठा कॉन्सुलेट वहां पर ओपन होने जा रहा है। तो एम्बेसी और कॉन्सुलेट में अंतर समझना। एम्बेसी का मतलब है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होती है ये, और कॉन्सुलेट का मतलब होता है इशूइंग वीजा एटसेट्रा, ये काम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट, हाल ही में किस देश में इंडिया आउट अभियान चल रहा है? तो बेटा मालदीव में जो वहां का जो अभी प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ है, हिज नेम इज मोइजू, हिज नेम इज मोइजू। मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या नाम है। तो वहां पर इंडिया आउट कैंपेन चल रही है मालदीव में, ठीक है। इंडिया आउट का मतलब क्या है बेटा? मालदीव में हमारी मिलिट्री है, मालदीव में आइलैंड में हमारी मिलिट्री की प्रेजेंस है। और वहां पे जो नया प्रधानमंत्री अभी नियुक्त हुए हैं मालदीव के, उनका पूरा नाम ही बता देती हूँ, वैसे तो कुछ ज्यादा रेलिवेंट है नहीं पर पूछ लेते हैं। मालदीव प्रेसिडेंट इब्राहिम सोले तो पहले थे, अभी प्रेजेंट का तो बता दो। मोइजुई नाम याद रखना, पूरा नाम ऐसे ही है इनका, अलग से ही है अभी। मोहम्मद मोइजुई, हाँ वही है, ठीक है। तो इन्होंने इलेक्शन जो है वो इस बेसिस पर ही जीता है कि इंडियन आर्मी को ये वहां पर रुकने नहीं देंगे, ठीक है। मालदीव में इंडियन आर्मी को रुकने नहीं देंगे।
तो इन्होंने जो इलेक्शन जीता था वो यही कह के जीता था कि इंडिया आउट कैंपेन इन्होंने चलाई थी, ठीक है। तो ही इज अ प्रो चाइनीज, मतलब प्रो चाइना, मतलब इनका जो रिलेशन है चाइना से अच्छा है, और चाइना को पीस करने के लिए, अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन वहां पे चलाई है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी बयान आया है, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है कि नहीं नहीं रिलेशन सब अच्छे हैं, ये है वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ही इज अ प्रो चाइना, ठीक है, चाइना की तरफ ज्यादा है उनका, और इंडिया आउट कैंपेन इस देश में चल रही है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिया आउट कैंपेन रिसेंटली न्यूज में था, तो ये किस कंट्री में चल रहा है, तो ये मालदीव में चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज डन, याद रखनी है सारी कहानी।